स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था समानता का। इसके अंदर हमने अपनी कहानी और समानता के अर्थ को समझने के लिए हमने कांता और सुजाता की कहानी से स्टार्ट किया था। कल हमारे द्वारा जो लेक्चर पार्ट में आगे पढ़ा गया था सेकंड लेक्चर के अंतर्गत, उसमें हमारे द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जी की कहानी को पढ़ा गया था। इन दोनों को भी अपनी जातिगत और धर्म के आधार पर बहुत अधिक असम्मान सहन करना पड़ा था या इनके सम्मान को ठेस पहुंची थी। बचपन से वाल्मीकि जो थे उनको अपमानित किया जाता रहा था और सामान्य बच्चों की भांति उन्हें बैठने की सुविधा विद्यालय में नहीं मिली थी और ऐसी घटनाएं उनके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे। दूसरी कहानी में अंसारी जी के आपने पढ़ा था कि वो उनकी धार्मिक स्थिति, चाहे वो कितने भी पैसे वाले थे, धार्मिक स्थिति निम्न जातीय निम्न होने के कारण उन्हें कोई किराए का मकान देने के लिए तैयार नहीं था। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें ये बताती हैं कि हमारे देश में चाहे संविधान के द्वारा समानता प्रदान कर दी गई है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हर जगह कई आधारों पर असमानताएं दिखाई देती हैं, भेद दिखाई देता है। बच्चों, आज हमारे द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वो पेज नंबर 9 पर दी हुई हेडिंग भारतीय लोकतंत्र में समानता, यहाँ से हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ होता है, ये नोट कर लेना बेटा, समानता से क्या अभिप्राय है हमारे संविधान के अनुसार। देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार समानता से अभिप्राय यही है कि चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, शिक्षा का स्तर उसका कुछ भी हो, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, किसी भी स्थान पर निवास करता हो भारत के अंदर, वो सब आपस में समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। पेज नंबर 10 पर आ जाना बच्चों आप सभी। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून ही नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। मतलब कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समान मान लिया गया है। यदि किसी प्रकार का भेदभाव कोई भी व्यक्ति महसूस करता है तो वो कानून की शरण ले सकता है, क्योंकि संविधान ने भारत में समानता का अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्रदान किया है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, ये लाइन नोट करो बेटा, संविधान में जो प्रावधान है समानता को स्थापित करने के लिए, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम शब्द को अंडरलाइन कर लेना अपने। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। और इसका क्या अभिप्राय होता है, बस प्रथम शब्द को नोट कर लो, उसके बाद आप लोग खुद कर लिख सकते हो या अपने आप समझ सकते हो। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, इसका तात्पर्य होता है हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक से ही कानून का पालन करना होता है। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति के समान है। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति किसी भी पद पर कार्यरत हो, कोई भी कार्य करे, वो कानून की दृष्टि में समान होता है। दूसरा है, संविधान में जो प्रावधान दिया गया है समानता को स्थापित करने के लिए, दूसरा शब्द अंडरलाइन कर लेना। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट, दूसरा शब्द, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। और सार्वजनिक स्थलों में किन किन का नाम लिया गया है, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो बाजार हो,
ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति, और इसके इन सब जगहों पर भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर इनके साथ कि ये निम्न जाति का है तो ये इसी घाट पर आने का अधिकार नहीं रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए, या खेल के मैदान में ये नहीं आ सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान का उसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है। और चौथा जो दे रखा है इसके अंतर्गत संविधान में प्रावधान, चौथा शब्द को भी अंडरलाइन कर लेना, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला शब्द, ये जो शब्द लिखा है ना, समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है बेटा। इसको नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। पहला तो इसमें दे रखा है, अब पहला शब्द भी अंडरलाइन कर लेना आप लोग, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यहाँ बेटा देखो इस पेज पर दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक पिक्चर तो आपके जो दे रखी है संसद के भवन की दे रखी है। संसद जो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उनमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। और दूसरी पिक्चर जो है सतत विकास लक्ष्य 2 दे रखी है, जिसके अंतर्गत भुखमरी को समाप्त करना उद्देश्य है, और इसके अंतर्गत फोटो खींचा गया है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 11 पर। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की भी रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ था, उनका जीवन सुधारने के अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले थे, अब उन्हें अधिक अवसर की प्राप्ति हो। इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी है। ये जो शब्द ये जो है ना बेटा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ये नोट कर लेना एक बार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई थी। नोट कर लो, ये जो मिड डे लंच है, इसकी व्यवस्था या इसका जो प्रारंभ किया गया था वो सबसे पहले तमिलनाडु में किया गया था। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के आदेश दे दिए थे। ये लाइन भी नोट कर लेना। 2001 से यह कार्यक्रम देश के लगभग सभी राज्यों में अपना लिया गया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 6 माह के अंदर ही इस कार्यक्रम को अपनाने के आदेश जारी किए गए थे या निर्देश जारी किए गए थे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना भी शुरू कर दिया था। स्कूल जाने से हमारे देश की शिक्षा का स्तर में भी सुधार हुआ था। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख को मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम, शासकीय मतलब प्रशासन के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी
बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। बेटा फिर से अपने बैक वाले पेज पर आओ। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, इसके नीचे इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक लेडी बीच में बैठी है और चारों तरफ उसके बच्चे बैठे हैं और उसके ऊपर 2 क्यू में भी बच्चे बैठे हुए हैं और वो औरत अपने थाल में से, थाल जैसा है बहुत बड़ा बर्तन, और उसमें से कटोरी में डाल डाल के कोई सामान बच्चों की थाली में रख रही है। ये अपन नीचे पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है, उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये पिक्चर गवर्नमेंट स्कूल की है और उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की एक स्कूल में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से ये कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है? बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोचना और बताना क्या आपको लगता है। अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए। इस योजना में क्या किया जाता है? ये किसके लाभ के लिए बनाई गई हैं? अब अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अपने नेक्स्ट पेज पर भी एक पिक्चर बनी हुई है। ये पिक्चर बच्चों भीमराव अंबेडकर की पिक्चर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे संविधान के अंदर हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भीमराव अंबेडकर जो थे बहुत ही महान व्यक्तित्व था। इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा और अपने जाति के लिए बहुत अधिक कार्य किए थे। इन्होंने अपने कुछ विचार जो हैं प्रकट किए हैं, अपन उनको पहले पढ़ेंगे, बाद में फिर अपने वहाँ पर जाएंगे जो पढ़ने का मैटर है। यहाँ पर पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय होता है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है और इसके बिना व्यक्ति नगण्य होता है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना होता है, परंतु व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने में और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं होता है। डॉक्टर BR अंबेडकर। ये बच्चों उन्होंने अपने बारे में और बहुत ही ऐसी बात लिखी है कि जो केवल उन पर ही लागू नहीं होती है बल्कि सभी पर लागू होती है। इसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार होता है। जब व्यक्ति अपने आत्म स्वाभिमान के अनुकूल निर्णय लेता है तो ही उसका सम्मान सभी करते हैं। यदि वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वो जिंदा होते हुए भी मृत्यु के समान ही जीवन को जी रहा होता है। और आत्मसम्मान की रक्षा जो है कठिन और निरंतर संघर्ष के आधार पर ही व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने चैप्टर पेज नंबर 12 पर आज भी देश में कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान परिस्थितियों में ढकेल दिया जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध होता है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता
आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, मतलब हमसे कम नहीं है, और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। बच्चों, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बेटा।